वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीईओ और पीसीएस की डीवाई सीरीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और डीवाई सीरीज में आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का, और संविधान का जो आज टॉपिक हम देखेंगे वो है महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, यानी अटॉर्नी जनरल और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे कहा जाता है सीएजी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सीएजी। इनके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं महान्यायवादी क्या होता है। देखो, अगर मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊं कि महान्यायवादी क्या है, तो महान्यायवादी का सीधा सा मतलब है भारत सरकार का वकील। बहुत सिंपल सी बात है, भारत सरकार का वकील। अब जैसे मान लीजिए हमारा कोई कानूनी मामला होता है, तो हमारा अगर कोई कानूनी मामला है तो उस मामले को सुलझाने के लिए हम एक वकील रखते हैं। वो वकील क्या करता है, वो वकील हमारे कानूनी मामलों को देखता है और कोर्ट में हमारा पक्ष रखता है। उसी तरीके से अगर भारत सरकार को कभी ज़रूरत होती है किसी कानूनी मामले पर कोर्ट में अपना पक्ष रखने की, तब ऐसी स्थिति में भारत सरकार की ओर से जो व्यक्ति कोर्ट में पक्ष रखता है भारत सरकार का, ठीक है, न्यायालय के समक्ष, वही व्यक्ति कहलाता है भारत का महान्यायवादी। यानी अगर हम एक लाइन में ऐसे कहें तो महान्यायवादी है भारत सरकार का वकील। आई बात समझ में? नहीं आई? हाँ। तो भारत सरकार के जितने भी कानूनी मामले होंगे उन कानूनी मामलों पर भारत सरकार की ओर से जो व्यक्ति भारत सरकार का पक्ष रखेगा वही व्यक्ति कहलाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का महान्यायवादी, यानी भारत सरकार का वकील है। ये सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख है। पहले तो आपको यही याद रखना है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76 ही आपको याद रखना है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है। महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। ध्यान रखना, ये बात आपको स्पेशली याद रखनी है कि जो महान्यायवादी है वो भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है, सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी है। इस बात को आप स्पेशली याद रखना, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा जो कानूनी अधिकारी है आज के समय पर वो है महान्यायवादी। ये भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। इसके अलावा देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो महान्यायवादी होता है इसे भारत में किसी भी स्थान पर सुनवाई करने का अधिकार भी प्राप्त है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए, महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो। यानी अगर हम योग्यता की बात करें कि अगर कोई व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी, तो देखो, इसके लिए अगर योग्यता की मैं बात करूं तो सीधे सीधे आपको बता देता हूं, जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की है वही योग्यता भारत का महान्यायवादी बनने की है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता क्या है कि आप भारत के नागरिक हो। इसके अलावा किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक आप जज रहे हो, तो यही तो योग्यता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की, तो यही योग्यता महान्यायवादी बनने की है। ठीक है, या फिर किसी उच्च न्यायालय में 10 साल का आपको वकालत का अनुभव हो, या फिर राष्ट्रपति की निगाह में आप एक योग्य व्यक्ति हो, कानून के जानकार हो, तो ऐसी स्थिति में आपको नियुक्त कर दिया जाएगा भारत का महान्यायवादी। यानी एक लाइन में अगर हम देखें कि महान्यायवादी बनने की योग्यता क्या है, तो आप बताओगे सुप्रीम कोर्ट का जज। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वही व्यक्ति बने, मतलब जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य है वही व्यक्ति बनेगा भारत का महान्यायवादी। सीधी सी बात है, ध्यान रखना। आर्टिकल 76 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय का मतलब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित यानी योग्य किसी व्यक्ति को भारत का न्यायवादी नियुक्त करेंगे। ठीक है, हाँ, यानी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन देखो ध्यान रखना, अब लिखा तो है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, बट राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति के मामले में स्वतंत्र नहीं होते हैं। नॉर्मली होता यह है कि जिस व्यक्ति का नाम सरकार ले देती है कि साहब जिसका नाम केंद्र सरकार ले देगी कि इसको बनाओ हमारा अटॉर्नी जनरल,
तो वही व्यक्ति भारत का अटॉर्नी जनरल बनेगा। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति के मामले में स्वतंत्र नहीं है कि जिसका मनाया उसे बना दिया। अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि भारत सरकार को विधि संबंधी मामलों पर सलाह दे। भाई रखा इसीलिए क्या है कि जो भी कानूनी मामले हैं उन पर आपको भारत सरकार को सलाह देनी है, या फिर ऐसे कर्तव्यों का पालन करे जो कि राष्ट्रपति द्वारा उसको समय समय पर सौंपे जाएं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 76(3) के अनुसार इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। यानी ध्यान रखना, ये एक ऐसा अधिकारी है जो भारत के किसी भी कोर्ट में सुनवाई कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी सुनवाई करने का अधिकार इसको प्राप्त है। 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और सभी ऐसे पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति सेट करेंगे। यानी कोई पूछे ये कब तक अपने पद पे काम करेगा, तो ये अपने पद पे काम करेगा राष्ट्रपति की इच्छा तक। ठीक है, हाँ। और सैलरी क्या मिलेगी, तो सैलरी इसको वो मिलेगी जो राष्ट्रपति जी निर्धारित करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि राष्ट्रपति की इच्छा कुछ नहीं होती है यार, सीधी सी बात है, राष्ट्रपति की इच्छा कुछ होती ही नहीं है। तो जब हम यहाँ पे इच्छा की बात करते हैं ना कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो इसका मतलब होता है सरकार की इच्छा। ठीक है, जब तक सरकार की इच्छा होगी तब तक ये पद पर काम करेगा। सरकार की इच्छा नहीं होगी तो सरकार के कहने पर ये स्वयं ही अपना पद छोड़ करके, अपने पद से इस्तीफा दे करके स्वयं ही चला जाएगा। होता क्या है, होता नॉर्मली ये है कि जब सरकार बनती है, अब जैसे मोदी सरकार है, तो अभी मोदी सरकार के जो है, अभी जैसे 2024 में इलेक्शन होने वाला है, तो आज के समय पर भारत सरकार के एक अटॉर्नी जनरल होंगे। अब मई में दोबारा से सरकार बनेगी। अब मान लो इस बार सरकार बन जाए, अब कांग्रेस की अगर सरकार बन गई है ना, मान लो 2024 में कांग्रेस की सरकार बन गई, तो कांग्रेस की जब सरकार बनेगी तो होगा ये कि कांग्रेस अपने लिए एक नया महान्यायवादी स्वयं लेकर के आएगी। तो जो पुराना वाला महान्यायवादी होगा, जो मोदी जी वाला महान्यायवादी होगा, वो मोदी सरकार के हटने के साथ ही अपने पद से स्वयं ही इस्तीफा दे देगा, क्योंकि उसे पता है अगर इस्तीफा नहीं देगा तो फिर स्थिति खराब हो जाएगी और सरकार उसे जबरदस्ती हटाएगी तो बेइज्जती होगी। इसीलिए होता है ये कि जब पुरानी सरकार हटती है तो उसी सरकार के हटने के साथ ही उस सरकार के द्वारा नियुक्त महान्यायवादी भी अपने आप इस्तीफा दे देता है। ये परंपरा है, बात समझ रहे हैं, ये परंपरा है। चलिए, इस तरीके से काम होता है ये। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही, मतलब दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है। ये बात आप स्पेशली ध्यान रखना कि ये भारत में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्यवाहियों में भाग लेता है। क्या ये कोई सांसद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या इसने कोई चुनाव लड़ा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन संसद का सदस्य नहीं है ये कहीं से भी, लेकिन इसके बावजूद भी ये व्यक्ति संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, सलाह और सुझाव भी दे सकता है। ध्यान रखना, इसको सलाह और सुझाव देने का भी अधिकार है। लेकिन बस फर्क ये है कि इसको सांसदों की तरह वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। बाकी सांसदों की तरह सब ये काम कर सकता है। तो ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि संसद का सदस्य न होते हुए भी इसको संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, अब जैसे ये जो ऊपर हमने पढ़ा ये था केंद्र के लिए, अब जरा राज्य के लिए आ जाते हैं ना। जैसे केंद्र के लिए होता है महान्यायवादी, वैसे ही राज्य में भी होता है, बट राज्य में इसका नाम चेंज है, राज्य में से कहते हैं हम लोग महाधिवक्ता। ध्यान रखना, है ना, बिल्कुल सेम है। जो काम केंद्र के लिए महान्यायवादी कर रहा है वही काम राज्य के लिए कर रहा है महाअधिवक्ता। केंद्र वाले की नियुक्ति कर रहे हैं राष्ट्रपति, राज्य वाले की नियुक्ति करेंगे राज्य के राज्यपाल। केंद्र वाला केंद्र सरकार को सलाह दे रहा है महान्यायवादी, महाधिवक्ता राज्य सरकार को सलाह देगा। केंद्र सरकार में महान्यायवादी बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए, राज्य में महाधिवक्ता बनने के लिए हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। महान्यायवादी काम करता है राष्ट्रपति की इच्छा तक, महाधिवक्ता काम करेगा राज्यपाल की इच्छा तक। बहुत सिंपल सी बातें हैं, बिल्कुल सेम है। तो वही सब है। देखो, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है, जो मैंने अभी आपको बताया। वह राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है। वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताई। संविधान के अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन के दोनों संयुक्त बैठक में और संसद की किसी भी समिति में
बोले और उसकी कार्यवाहियों में भाग ले किंतु उसे वोट देने का अधिकार यहां पर प्राप्त नहीं है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे देखो। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधिक अधिकारी भी होते हैं। इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल के दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं, यानी अटॉर्नी जनरल के सबॉर्डिनेट होते हैं। ये महान्यायवादी की सहायता के लिए नियुक्त करे जाते हैं। एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल इसकी नियुक्ति करेंगे, जो मैंने आपको ऊपर बताया वही है। और जिस तरीके से महान्यायवादी है भारत का प्रथम विधिक अधिकारी, उसी तरीके से जो महाधिवक्ता है वो राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी है। सेम। महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान में उसको हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं है। वह तब तक पद पे बना रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, और जैसा कि मैंने बताया राष्ट्रपति कुछ नहीं चाहते, सरकार की इच्छा है, जब तक सरकार चाहेगी तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, हाँ जी। वह राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगर जो हटना चाहे तो राष्ट्रपति को संबोधित करके कभी भी हट सकता है। संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है, उसे राष्ट्रपति वेतन निर्धारित करते हैं उसका, यानी उसकी सैलरी कितनी होगी ये कोई सेट नहीं है, ये सेट करेंगे भारत के राष्ट्रपति। बढ़िया ही होती है यार, मतलब 1 लाख से तो क्या ही कम होगी। भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, जो हम पढ़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने का भी अधिकार है, बट मत नहीं दे सकता। महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है, ध्यान रखना। ये कोई परमानेंट नहीं है जो हर सरकार के साथ वही बना रहेगा, नहीं। ये ठीक है, ये हर सरकार के साथ चेंज होगा। वह कोई सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता है, यानी ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है कि सरकार बदल जाए फिर भी ये बना रहेगा। अब जैसे जो लोग सरकारी नौकरी में, मान लो आप कल को पीसीएस हो गए तो आप एसडीएम बने रहेंगे, सरकार किसी की भी हो, सरकार तो आती आती रहेगी, आपका पद थोड़ी चला जाएगा। लेकिन ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, ध्यान रखना है। इसीलिए सरकार बदलने के साथ भी ये भी बदल जाता है। ठीक है, हाँ। इसीलिए इसको निजी विधिक कार्रवाई से भी नहीं रोका जा सकता, यानी हटने के बाद अगर ये वकालत करना चाहे तो कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी अधिकारी होते हैं। भारत सरकार के महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता वे महान्यायवादी को उसकी जिम्मेदारी पूरी करने में सहायता करते हैं, इसके सबॉर्डिनेट हैं। यह उल्लेखनीय है कि महान्यायवादी का पद संविधान निर्मित है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 76 में महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता का उल्लेख नहीं है, यानी आर्टिकल 76 में केवल महान्यायवादी का उल्लेख है। इसके जो सबॉर्डिनेट हैं उनका उल्लेख नहीं है, वो सरकार जो है अपनी तरफ से नियुक्त करती है। ठीक है, हाँ। एक पॉइंट और याद रखेंगे कि महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता, ये कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, ध्यान रखना। तो ये हो गया महान्यायवादी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। ये क्या चीज़ है भाई? चलो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, महालेखा परीक्षक को हम लोग कहते हैं CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। इसका काम क्या है भाई? इसका काम है भारत सरकार के खातों की जांच करना, खातों की जांच, ये इसका काम है। जो भी भारत सरकार के खाते हैं, जो भी भारत सरकार के अकाउंट हैं, उन अकाउंट की जांच करना। ठीक है, अब जैसे क्यों ये जरूरी है? अब देखो, बजट में हर साल पैसा पैसा एलोकेट किया जाता है। अब मान लो जैसे मैं जिस जगह से आता हूँ कासगंज है, अब मान लो कासगंज के स्टेशन बनाने के लिए मान लो 50 करोड़ रुपए आया साहब, कि कासगंज स्टेशन का सौंदर्यीकरण होगा, कासगंज जंक्शन का, इसके लिए 50 करोड़ रुपए आया। अब ये 50 करोड़ रुपए सरकार ने दे दिया। अब कासगंज रेलवे स्टेशन के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ये 50 करोड़ रुपया कैसे खर्च कर रहे हैं, ये आम जनता को कैसे पता चलेगा? भाई पैसा तो आम जनता ही का है भाई, रेलवे कहाँ से लाई पैसा? हम ही से लेती है। सरकार कहाँ से लाई? हमारा पैसा है। तो वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, इस बात की प्रॉपर जांच तो हो। अब मान लो साल भर में 50 करोड़ रुपया खर्च करना है, लेकिन अधिकारियों ने किया ही नहीं साहब, ठेकेदारों के साथ मिलकर मान लो खा गए, तो हम और आप क्या कर लेंगे इसमें? तो हमारे और आपके द्वारा जो दिया गया पैसा है उसकी जांच भी तो होनी चाहिए। तो हर साल जितना भी पैसा दिया जाता है, अब अप्रैल में ये पैसा जो है एलोकेट होता है मान लो, ठीक है, फरवरी में बजट आता है, मार्च अप्रैल में पैसा मिल जाता है। अब इस मार्च अप्रैल से ये पैसा जो है खर्च हमें करना है अगले मार्च के एंड तक। तो अगले मार्च के एंड में हम ये
चेक करने के लिए अधिकारी भेजेंगे, सीएजी अपनी अधिकारी भेजेगा और वो चेक करेगा कि कासगंज को जो 50 करोड़ रुपया दिया गया था, ये 50 करोड़ रुपया कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ। तो अधिकारियों को बताना पड़ेगा, साहब इतने की हमने सीमेंट खरीदी, इतने की हमने जो है हमने ट्रक वाले को दिया, इतना ट्रैक्टर वाले को दिया, इतने का डीजल लग गया, इतने का लोहा आ गया, वो सब उन्हें रिकॉर्ड देना पड़ेगा। और जो पैसा बचा है वो भी दिखाना पड़ेगा कि साहब वो पैसा अभी कहाँ पर है। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भारत के पैसे की लूट हो जाएगी, आम जनता के पैसे की लूट नहीं हो जाएगी। फिर तो अधिकारी जो है सारा का सारा पैसा खा जाएंगे और हम और आप क्या कर लेंगे भाई? अभी हम जाके स्टेशन पर थोड़ी चेक करेंगे कि कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, हमें हिसाब दो भाई, हमें तो मार के भगा देगा वो, कहेगा तू कौन है। लेकिन हमने एक अधिकारी संविधान के द्वारा नियुक्त कर रखा है और वो अधिकारी को बताना पड़ेगा कि पैसा कहाँ खर्च कैसे हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है ये सीएजी का, ध्यान रखना, ठीक है। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। सीएजी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, यानी किस आर्टिकल में? 148 में है। और ये बिल्कुल फ्री पद है, ये किसी सरकार के अधीन नहीं आता है, ध्यान रखना। संक्षेप में इसे महालेखा परीक्षक कहा गया है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है, ठीक है। उसका कर्तव्य वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। यही कारण है कि B.R. अम्बेडकर ने कहा कि सीएजी भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। बिल्कुल सही कहा अम्बेडकर साहब ने, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो आम जनता के पैसे की लूट हो जाएगी, अधिकारी और नेता मिलकर सब पैसा खा जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे तथा यह अपने पद से केवल उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। तो हटाना भी इतना आसान नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, सीएजी भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की कड़ी है। अन्य जो कड़ियां हैं वो है सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। और ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है, ये किसी सरकार के अधीन नहीं आते हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही चुनाव आयोग, ना ही संघ लोक सेवा आयोग, ध्यान रखना। अनुच्छेद 148(4) के अनुसार सीएजी अपने पद पे ना रहने के पश्चात भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी पद के पात्र नहीं होगा। यानी अगर आप एक बार सीएजी बन गए तो फिर आपको फिर भविष्य में कोई सरकारी नौकरी मिलने वाली नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप जब सीएजी रह चुके हैं तो आपको सब पता है भारत सरकार कैसे कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर सकती है। तो अगर आपको कोई भविष्य में सरकारी पद दिया गया तो संभवतः आप उसका मिसयूज़ कर लें, या बेबी हो सकता है आपको इतनी इन्फॉर्मेशन हो तो आप सरकार को बता देंगे कैसे कहाँ कहाँ रुपया खर्च करना है और हमको पता भी नहीं चलेगा, दूसरे लोगों को, ऐसे आप करो। तो इस वजह से ये इन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि एक बार आप सीएजी बन गए तो फिर आपको भविष्य में राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के अधीन किसी भी पद के योग्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब देखो, यह अपनी नियुक्ति से 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो उस आयु तक अपना पद ग्रहण करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, यानी इसकी रिटायरमेंट की एज क्या है? 6 साल या फिर 65 साल। यानी अगर आप मान लो 60 साल की उम्र पे सीएजी बन गए तो आप कब तक जाओगे? 66, तो आप जाओगे 65 तक, ठीक है, क्योंकि अधिकतम 65 है। लेकिन अगर आप 50 साल पे सीएजी बन गए तो फिर आप कहाँ तक जाओगे? 56 तक जाओगे, फिर आप 65 तक नहीं जाओगे। यानी 6 साल या 65 साल में जो भी पहले आ जाएगा उसमें आप रिटायर हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इसे हटाना है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत द्वारा उसे दुर्व्यवहार या अयोग्यता के प्रस्ताव पर पारित करके इसको हटाया जा सकता है, ठीक है। इसे कहते हैं लोक लेखा समिति की आंख और कान, किसको? सीएजी को। अनुच्छेद 151(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन को राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यानी ये जो भी जांच करके रिपोर्ट बनाता है कि किस डिपार्टमेंट ने कितना रुपया खर्चा किया, उस रिपोर्ट को पेश करता है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को रखते हैं संसद में, ध्यान रखना। 151(2) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष रखता है और राज्यपाल उसे विधानमंडल में रखवाते हैं, ठीक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय परीक्षक अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया है। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधन किया गया था, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। पहला है विनियोग पर लेखा रिपोर्ट, दूसरा है वित्त लेखाओं पर परीक्षा रिपोर्ट और तीसरा सरकारी उपक्रमों पर लेखा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रख पाता है। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है, ठीक है। ये बात देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार सीएजी के वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण संसद को दिया गया, यानी संसद सेट करेगी इनको कितनी सैलरी देनी है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जो कि अधिकतम 65 वर्ष तक रह सकता है। भारत में सीएजी सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण का कार्य नहीं करता है, बल्कि इसकी जांच करता है। ये इसका काम ये नहीं है कि ये जो है पैसा कहाँ से निकालना है और पैसा किसको देना है, इस पर रोक लगाए। नहीं, वो रोक नहीं लगाएगा। आपको जहाँ पैसा निकालना है आप निकालिए, जहाँ खर्च करना है करिए। हाँ, वो जांच जरूर करेगा कि तुमने कहाँ खर्च किया, ये बात ध्यान रखना है। काम अगर हम देखें तो काम भी देख लो। वह केंद्र तथा राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्यय तथा लेन देनों की परीक्षा करता है। वह व्यापारिक निर्माण संबंधी लाभ हानि के लेखों की जांच करता है। वह भंडार गृहों की लेखाओं की जांच करता है, यानी जो हमारे स्टोर हैं उनकी जांच करता है। राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षण भी करता है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, वह सरकारी कंपनियों एवं निगमों की लेखा परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रण कार्य न करके केवल उसकी परीक्षा का कार्य करता है, ठीक है। हाँ, जबकि ब्रिटेन का नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक दोनों प्रकार के अधिकार रखता है। देखिए, भारत में भी लेखा परीक्षक है, इंग्लैंड में भी है। इंग्लैंड का लेखा जो परीक्षक है वो थोड़ा सा अलग है, उसका वित्त पर नियंत्रण भी है, ठीक है। किसको देना है किसको नहीं देना ये वो सेट करता है। लेकिन भारत में ये अधिकार इसके पास नहीं है। भारत में इसका काम केवल परीक्षा करना है। भारत में सीएजी संसद के लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित है। लोकवित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक व्यय, ऋण, वित्तीय प्रशासन तथा संघीय वित्त आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। लोक लेखा समिति की कार्यवाही मध्यस्थता नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक करते हैं, ठीक है। इस प्रकार वे समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। भारतीय संविधान के तहत सीएजी संघ तथा राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, अतः उसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। इसी के साथ हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हुए, सीएजी और अटॉर्नी जनरल, ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम इन दोनों टॉपिक से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट सवाल लगाएंगे। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा और फिर अगली क्लास में हम बात करेंगे भारत की संसद की। तो चलिए लगाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं इसके। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भैया दुनिया जानती है, अटॉर्नी जनरल यानी भारत का महान्यायवादी। कौन भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है? तो ये जो है काम करता है भारत का महान्यायवादी, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो सीधे सीधे राष्ट्रपति के द्वारा, ज़्यादा इसमें भटकने वाली कोई बात नहीं है। महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी, ठीक है। भारत के प्रथम विधिक अधिकारी के रूप में किसको जानते हैं? भारत के महान्यायवादी को जानते हैं। पीसीएस 2016 में आ चुका है। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखो इसको अंग्रेजी में भी याद रखना, बहुत बार हिंदी में नहीं आता है। तो महान्यायवादी को ही हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ध्यान रखना। महान्यायवादी है, कोई और नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देगा? अब देखो राज्य की बात कर रहा है, तो राज्य में कौन देगा? राज्य में देगा महाअधिवक्ता, और महाअधिवक्ता को इंग्लिश में कहा जाता है एडवोकेट जनरल, ठीक है। महान्यायवादी हो गया अटॉर्नी जनरल, वो केंद्र के लिए है, क्योंकि यहाँ राज्य की बात कर रहा है तो बी होगा। इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? राज्य सरकार की बात हो रही है, तो सॉरी, राज्य सरकार की बात हो रही है तो हो जाएगा महाअधिवक्ता।
राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देने का अधिकार है महाधिवक्ता का, एडवोकेट जनरल का राज्य में। केंद्र का पूछता तो बी हो जाता, अभी ऑप्शन सी इसका सही होगा। इधर आ जाइए, देखिए जरा। ओहो, भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो आर्टिकल 148, ध्यान रखना, अनुच्छेद 148। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के संघ लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के। राज्य का पूछता तो राज्यपाल हो जाता, बात समझ रहे हैं? अगर राज्य का पूछता कि राज्य का किसको रखता है तो राज्यपाल को, केंद्र का किसको रखता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कहाँ रखवाते हैं? संसद में, ध्यान रखना। राज्यपाल कहाँ रखवाता है? राज्य विधानसभा में, मतलब विधानमंडल में। किसके द्वारा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो ऑब्वियस बात है, भारतीय संविधान में उल्लेख है इसका, 148 में। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं किसके? ऑब्वियस बात है, भारत सरकार के। मेंस में पूछा गया प्रश्न यूपीपीसीएस में। किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी को। राज्य की पूछता तो अधिवक्ता हो जाता। चलिए देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करिए। अटॉर्नी जनरल के बारे में, महान्यायवादी के बारे में विचार करना है आपको। भारत के राष्ट्रपति को द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही बात है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में की होती है, बिल्कुल सही बात है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, नहीं, ये कहाँ से आ गया, तो गलत है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 1 और 2 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी नीचे वाले गलत है। देख लो यहाँ पे ए सही है। चलिए और देखते हैं भाई। फिर से है, महान्यायवादी के बारे में आपको सही कथन बताना है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य हो, बिल्कुल सही बात है। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करेगी, तो नहीं, संसद नहीं करती है। देखिए, ये ध्यान रखना, महान्यायवादी का वेतन सेट कौन करेंगे? राष्ट्रपति। संसद जो सेट करेगी वो करेगी सीएजी का। यहां पर बात हो रही है महान्यायवादी की, तो केवल एक इसका सही होगा। महान्यायवादी के बारे में कथनों पर विचार करिए। लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। किसी समिति का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। तो यही कह रहा है, मतदान कर सकता है तो मतदान नहीं करेगा भाई। ये तो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो संबोधित करने का अधिकार इन सभी में किसको है? भारत के महान्यायवादी को, ध्यान रखना। चलिए 2-4 सवाल और देखते हैं। 1971 का संशोधन अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है। इसको किस वर्ष संशोधन किया गया? ये हमने देखा था अभी, जब हमने ऊपर नोट्स पढ़े थे उसमें देखा था। करेक्ट आंसर 1976। आया 71 में है, संशोधित हुआ है 76 में। राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन रखता है? तो वो देखिए यहाँ पर ये राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन रखेगा? तो ये भी सीएजी ही रखेगा, ध्यान रखना। सीएजी अलग से स्टेट के लिए कुछ नहीं है, सीएजी ही चेक करता है राज्य का भी। बट अंतर यह है कि सेंट्रल का चेक करता है तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट लगाता है, स्टेट का चेक करेगा तो राज्यपाल को रिपोर्ट लगाएगा। अंतर इतना है, बाकी चेक सीएजी करेगा, ध्यान रखना। लोक निधि का अभिभावक किसको कहते हैं? तो ऑब्वियस बात है, किसको कहेंगे? नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को कहेंगे, यही तो चेक करता है। सीएजी कार्य करते हैं किसके रूप में? लोक वित्त के संरक्षक के रूप में। ठीक है, इनकी जिम्मेदारी है कि सरकार ने जो रुपया दिया है वो कहाँ कैसे खर्च हो रहा है, इस बात की जांच करना। ठीक है, चलिए ये देखो, ये भी हमने ऊपर नोट्स में पढ़ा था। इनमें लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं।
ठीक है, इनमें से बताना है कौन सा गलत है। तो सार्वजनिक खर्च का परीक्षण भी आता है, सार्वजनिक राजस्व का भी परीक्षण आता है, वित्तीय प्रशासन भी आता है, बट व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन नहीं आते। ये मैंने नोट्स में ऊपर आपको बताया, आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, चलिए एक आध सवाल और देखते हैं। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो देखो, सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको लगाता है? सीएजी अपनी रिपोर्ट लगाता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहाँ रखते हैं? संसद में। तो अंतिम कार्रवाई कौन करेगा उस रिपोर्ट पर? संसद करेगा, ध्यान रखना। इनमें से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? ऑब्वियस बात है, यही रहेगा। इसको हमने ऊपर नोट्स में पढ़ा है, भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। इसीलिए तो इसको मार्गदर्शक कहते हैं लोक लेखा समिति का। अरे भैया क्या गड़बड़ है, जो बार बार बैक चला जाता है। चलिए ये देखो, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, सही बात है। उसका वेतन न्यायमूर्ति के समान होता है, मतलब हाँ ऐसा कह सकते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह सरकारी सेवाओं का योग्य होता है, सही बात है। उसको राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं, तो नहीं, राष्ट्रपति पद से नहीं हटाते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यही गलत है इसमें। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किसके समान है? वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति इसको नहीं हटाते हैं, इसको वैसे ही हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन हटाती है? संसद हटाती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवाल क्लियर हुए होंगे। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।